आज हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेंचमार्क्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले डिफ़ाइन करते हैं या डिस्कस करते हैं कि बेंचमार्क्स क्या होते हैं। बेंचमार्क का लफ्ज़ आपने यकीनन सुना होगा। इसके कई माने हैं। एक माने इसका स्टैंडर्ड के हैं, एक माने इसके यार्ड स्टिक के हैं, एक माने इसके टारगेट के भी हैं। इसी तरह स्केल या पॉइंट ऑफ रेफरेंस के मानी में भी बेंचमार्क का लफ्ज़ यूज़ होता है। बेंचमार्क्स जब हम इंडस्ट्री के हवाले से बात करते हैं, आर यूज टू कंपेयर अ कंपनी अगेंस्ट इंडस्ट्री नॉर्म्स। तो इन मानों को जो अभी हमने जिससे बात शुरू की है, उस लिहाज से देखेंगे कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, किसी एक कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसको उस ऑर्गेनाइजेशन की जो बाकी पार्टनर्स हैं इंडस्ट्री में, उसके साथ परफॉर्मेंस को कंपैरिजन किया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी स्टैंड करती होगी वो उसका बेंचमार्क होगा। सो बेंचमार्क्स कलेक्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा ऑन ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स, स्टाफिंग लेवल्स, डेवलपमेंट schedules, staff efforts, costs, quality and customer satisfaction। और ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी न किसी रंग में प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स के साथ रिलेटेड भी हैं और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स की सक्सेस या फेलियर में एक सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन इन फैक्टर्स की होती है। बेंचमार्क स्टडीज ऑफन इंक्लूड supplemental information on specific tool suites, programming languages, and formal methods utilized by that organization जिसको आप benchmark कर रहे हैं या जिसका benchmark determine कर रहे हैं। So we can say that benchmark studies and assessment studies overlap to a degree। अब ये जो भी मैंने बात की थी स्पेसिफिक टूल स्वीट्स की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, फॉर्मल मेथड्स की यूटिलाइजेशन की, तो मैं एक लिहाज से सॉफ्टवेयर बेंचमार्क्स के अंदर डिस्कशन शुरू कर दी। बट लेट्स गो बैक ऑन द ओरिजिनल बेंचमार्क्स के बेंचमार्क्स क्या होते हैं। बेंचमार्क्स आर प्राइमरीली कंपैरिजंस बिटवीन a specific company, let's say कि कंपनी का नाम ABC है, and other companies in the same kind of business। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते, उस पर बेंचमार्किंग नहीं कर सकते। अगर आपने बेंचमार्किंग करनी है तो यू हैव टू कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स। बेंचमार्क स्टडीज और कंपैरिजंस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा आर ओल्डर देन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, यानी कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के शुरू होने से भी पहले से यूज़ हो रहे हैं। इंडीड कंपैरिजंस बिटवीन द कंपनीज हैव बीन टेकिंग प्लेस फॉर सेंचुरीज। फॉर एग्जांपल स्टडीज ऑफ मार्केट शेयर्स, स्टाफ कॉम्पनसेशन लेवल्स, एग्जीक्यूटिव पे एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैव लॉन्ग बीन परफॉर्म्ड। तो बेंचमार्क्स कोई नई चीज़ नहीं है। हम चूँकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हवाले से बात की और इसीलिए मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल स्वीट्स या फॉर्मल मेथड्स का जिक्र भी कर दिया, विदाउट बिल्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बेंचमार्क्स एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन बेंचमार्क्स जैसा मैंने कहा कि हैव बीन यूज्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने अपने इम्पैक्ट दिखाना शुरू किया, तो नेचुरल था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी बेंचमार्क की जो अप्रोच है उससे इसकी एनालिसिस किया जाता है, इसका स्टडी किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर बेंचमार्क इज़ ए फॉर्मल कंपैरिजन ऑफ सॉफ्टवेयर मेथड्स एंड रिजल्ट्स अगेंस्ट दोज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें एक चीज़ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो कंपैरिजन करें वो इन द सेम लीग ऑफ कंपनीज होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता और ये नहीं होना चाहिए कि आप एक स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस को जिसमें 3 4 5 लोग काम कर रहे हैं और
वो छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनको आप एक लार्ज एंटरप्राइज से कंपैरिजन करें, लेट्स से कि IBM से कंपैरिजन करें, तो बेंचमार्क्स के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है कि यू हैव टू कंपेयर द कंपनीज of the same size doing the same sorts of business. Software benchmarks जो हैं you can trace them back to the 1960s. यानी कि जैसा कि मैं बताया था कि अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टार्ट ही हुई थी और बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई थी, उस वक़्त से बेंचमार्क्स अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। और ये उस वक़्त हुआ था when studies of data center performance in डाउन टाइम्स स्टार्टेड टू बी परफॉर्म, यानी कि डाउन टाइम्स पे उस वक्त मेन फ्रेम्स का ज़माना था और परफॉर्मेंस और डाउन टाइम्स जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट थे उस वक्त, ऑब्वियसली अब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन फ्रेम अवेलेबिलिटी और चूँकि उस वक्त IT इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह नहीं था जिस तरह अब दुनिया भर में है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि उसी वक्त से शुरू से ही बेंचमार्क स्टडीज़ को कंडक्ट किया गया। आफ्टर दैट कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, compensation studies of the software personnel, and studies of software schedules, cost and processes followed. तो सिर्फ ये डाउन टाइम्स और परफॉर्मेंस तक ही ये कंपैरिजन या ये स्टडीज़ लिमिटेड नहीं रही, बल्कि दे गॉट होल्ड ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री आई वुड से, और बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाज़ में बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बेंचमार्क स्टडीज़ या कंपैरिजन की स्टडीज़ को इनिशिएट किया गया। Within the software industry, there are a number of levels of benchmark studies that have been noted to occur. जैसा कि मैं अभी पहले बताया, it would be a good idea to consider various kinds of benchmarks. अब हम उन benchmarks के ऊपर बात करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं। उसमें पहला है मैक्रो इकोनॉमिक बेंचमार्क्स। मैक्रो इकोनॉमिक बेंचमार्क्स आर कंसर्न्ड with very large scale issues such as impact of computers and information technology on the economic health of nations and industries. Obviously this takes us to a scale which is at a very high level, and the impact of information technology on entire nations are being studied. Macroeconomic benchmarks are usually performed by national governments and sometimes by economists or universities, and these are very large projects. ये कोई चंद हफ्ते या even few months के projects नहीं होते. They sometimes takes years to determine what are the impact of computers on a society or information technology का जो मुल्कों के ऊपर है, और इंक्रीजिंगली अब ये डिटर्मिन किया जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का रूरल इकोनॉमीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या अर्बन इकोनॉमीज़ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, अर्बन सोसाइटीज़ के ऊपर इसका क्या इन्फ्लुएंसेस है, क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं। तो ये बेंचमार्किंग होती है, और इसको एंड दिस इज़ एन एरिया विच कंटिन्यूज़ टू grow research wise भी, and there's a lot of data is collected, फिर इसको analyze किया जाता है, फिर इसको मुख्तलिफ reports में publish किया जाता है। Next is economic benchmarks. Economic benchmarks are concerned with topics such as whether investments in information technology, in computer hardware, in computer software, in factory automation or process improvement benefit the profitability and the market shares of companies that are spending more on them, and that is something which is related to the industry, that is related to the individual organizations. वो ये देखते हैं कि ऐसी organizations जो कि full fledged IT के infrastructure में, software engineering में, software projects में, automation में investment कर रहे हैं, उनकी profitability और प्रोडक्टिविटी उन दूसरे कंपनी से जो कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, कितनी ज़्यादा है या कम है।
आइडियली तो ये ज़्यादा होनी चाहिए, और यही एक पॉइंट है जो कि ऑटोमेशन के हवाले से बार बार पेश भी किया जाता है. However, some studies also indicate productivity paradox, which means that it is not necessary, and in some cases the productivity has gone down by investing more into these technologies. लेकिन इस वक्त ये हमारी फोकस नहीं है. इकोनॉमिक बेंचमार्क सिर्फ एक इंट्रोडक्शन करवाना मकसद है, और तमाम चीज़ों से आपको फेमिलैरिटी होनी चाहिए कि क्या इन्वेस्टमेंट्स के फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं, प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है या प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है. दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन टुडे. Economic benchmarks are performed by economists, universities and management consulting groups, और बहुत ज़्यादा इसमें भी एक स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ हैं जो कि असेसमेंट्स भी करती हैं, बेंचमार्किंग भी करती हैं. तो इकोनॉमिक बेंचमार्किंग के नतीजा में एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन का पता लग जाता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो बेनिफिट्स हैं या जो प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट है वो क्या है. ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, उस लिहाज से वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं. उसके बाद कॉर्पोरेट आईटी बेंचमार्किंग है. Corporate information technology benchmarking or benchmarks deal with a host of interesting comparisons among companies. Some of the comparisons that are studied with respect to corporate benchmarks include percentage of corporate employees in information technology area, number of users supported per staff member in information technology department, annual corporate spending for computer hardware equipment, revenues per information technology employees, sales volume correlated to information technology expenses, profitability correlated to information technology expenses, average salaries of IT workers, number of specialist occupations employed within the IT department, corporate revenues per information technology worker. इन एरियाज़ में आप बाकी इंडस्ट्री के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडिंग है उसको डिटरमिन कर सकते हैं. डिटरमिन किया जाता है बेंचमार्किंग के नतीजे में. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंचमार्क्स आर प्रोड्यूस्ड by many universities, by consulting organizations, and sometimes by consultants and universities, or these are typically reported in different journals. Corporate benchmarks are also produced by industrial publications such as Computer World, where they publish annual software compensation and salary levels for the IT information technology professionals. तो आपने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको गेज करना है इंडस्ट्री वाइड, तो बेंचमार्क्स आर ए वेरी यूजफुल mechanism by which you can find out कि जी आप इस वक्त इंडस्ट्री में कहाँ खड़े हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो इंडस्ट्री के साथ क्या कंपैरिजन है उसका. फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेंचमार्क्स हैं. कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेंचमार्क्स also predate the computer era and can be traced back over a century. In the context of software applications, customer satisfaction surveys for specific products are often carried out by vendors themselves. For example, अगर आप Microsoft Corporation की बात करें तो Microsoft Corporation would get a survey done for their specific products. अब ये ज़रूरी नहीं कि Microsoft Corporation itself करे, बल्कि typically what happens is that they pay surveyors to perform that survey on their behalf. However,
comparative benchmarks between classes of similar products require more extensive data, which typically is not performed by the vendors. Project level benchmarks, they have also been carried out in software industry since the 1970s, और उसमें project specific factors को study किया जाता है. Hundreds of companies are performing a number of benchmarking, so it's not surprising that you would find variations on how work is performed. तो अब आप कहें जी एक ख़ास तरीके के साथ सिर्फ बेंचमार्क किया जाता है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी होते हैं, और देयर आर स्पेसिफिक मैनेजमेंट कंसल्टिंग companies which do this, and each company has definitely a different way of performing a benchmark, conducting a benchmark. तो वो कैसे किए जाते हैं, वो कौन से तरीके हैं, उसमें मसलन ब्लाइंड स्टडीज़ हो सकती हैं. ब्लाइंड स्टडीज़ ऐसी स्टडीज़ होती हैं इन विच नन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंपनीज आर आइडेंटिफाइड. उनको फेक नेम्स या आइडेंटिफाइज दिए जा सकते हैं, और सिर्फ जो क्लाइंट्स हैं उनको पता होता है कि उनका क्या है, उनका फेक नेम क्या है या उनका आइडेंटिफाई क्या है. इसी तरह हाइब्रिड स्टडीज़ विद अ मिक्स ऑफ नेम्ड एंड अननेम्ड participants. There are open studies in which all participants are aware of one another. Then there are targeted studies between two specific companies. Similarly, there are general studies between a company and industry averages. तो there are number of ways जिसमें आप benchmarks को perform कर सकते हैं, और perform करने के लिए इसके जो तरीक़ेकार हैं वो भी typical ऑन-साइट इंटरव्यूज़ के तरीके से भी किया जा सकते हैं, टेलीफोन सर्वेज भी हो सकते हैं, और मेल्स और ईमेल सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज़ किया जा सकता है. अब तो आईसीटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि अक्सर जगह पर अवेलेबल है, दैट इज़ इंटरनेट एंड कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजीज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व है कि आप कैसे कंपनीज तक पहुँचें. कंपनीज को आप वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, एंड देन दे कैन आंसर योर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बट स्टिल अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक in on-site interviews and telephone surveys are still applicable. The goal of software benchmark analysis is to show clients exactly where they stand in the context of their own industry, and this is very important. आपने अपनी industry के हवाले से बात करनी है, and typically the size of the organization also matters. Normally clients care about the average results in their industry. एक organization average से कितना off है, average से बेहतर है या average से कम उसके results हैं. लेकिन more importantly organizations care more about best in class results. उन companies के बारे में वो जानना चाहती हैं कि वो क्या techniques, वो क्या methodologies, वो क्या processes, वो क्या tool suites यूज़ करते हैं जिससे वो अपने इंडस्ट्री में लीडर्स बन गए हैं. Simply placing a client against a background of their industry is not enough. That is, just like assessments, benchmark are not the end in themselves. They are a means to an end, which is ultimately to gain leadership in the respective industry. A good benchmark would also uncover information on why the results are the way they are. That is, it would identify कि जी ये problems हैं आपकी processes में, आपके tools में, आपके methodologies में, आपके organization structures में. Also, benchmarks are precursors to process improvement programs. जैसा कि मैंने कहा कि benchmarks are not the end in themselves. They are in fact a means to an end, which is the improvement of software processes with respect to the discussions that we are having today. The benchmark should indicate some of the steps that might be needed to improve
a client's standing against the data that has been generated as a result of the benchmark study. Now I'm going to show you a picture which captures the basic sequence of software benchmarks. अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बेसिक स्टेप्स सीक्वेंसेस जिनको आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो करना है. सबसे पहले तो एक असेसमेंट की ज़रूरत महसूस हुई, उसके बाद प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन है और प्रोजेक्ट डाटा कलेक्शन है, फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एनालिसिस हैं और साथ आपने इंडस्ट्री डाटा को कंपेयर किया इन ए बेंचमार्क जहाँ पर आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है के हैं उसको इंडस्ट्री के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं और एग्रीगेट एनालिसिस होता है और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है और उसके नतीजा में आपके पास एक बेसलाइन रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस की लिस्ट तैयार होती है जिसके नतीजे में आप प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स को इनिशिएट कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ बेसिक sequence of how benchmarks are conducted. Benchmarks are even more effective than assessments in causing companies to start software process improvement programs. उसकी वजह ये है कि एक assessment जो है वो सिर्फ किसी कंपनी की strengths और weaknesses को identify करती है या ये बता सकती है कि लेट्स से कि आप लेवल 3 से लेवल CMMI लेवल 1 से 3 पे जाने कि आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं. ऑन द अदर हैंड जो कि एक बेंचमार्क है वो आपको दिखाती है कि आप एवरेज से इतना नीचे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी. दिस presents tangible data that executives can understand easily. अब मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहें कि आप की जो प्रोडक्टिविटी है वो 5 फंक्शन पॉइंट्स पर स्टाफ मंथ है और एवरेज जो है दैट इज़ 10 फंक्शन पॉइंट्स पर स्टाफ मंथ, तो ये बड़ा अनएम्बिगुअसली आपको बताया जा रहा है कि आपने 5 फंक्शन पॉइंट्स पर स्टाफ मंथ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज आपको चाहिए. देयर इज नो एम्बिगुइटी अबाउट इट, इट्स वेरी क्लियर, इट्स ए न्यूमेरिक रिजल्ट विच और न्यूमेरिक रिकमेंडेशन आई वुड से. लेकिन अगर आपको एब्स्ट्रैक्टली ये कहा जाए कि आपने CMMI लेवल 1 से लेवल 3 पे जाना है तो उसके ये फ़ायदे होंगे, दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो पॉइंट ये है कि बेंचमार्क्स जो है दे पॉइंट टू यू इन मोर क्लैरिटी compared to assessments. However, accurate benchmarking of software project had been a difficult due to the use of line of code software metric. For a long time, software industry had been using line of code metric to measure size of the software products. However, with function points, that difficulty has now been removed. Function points enable us to measure size regardless of the programming language, and it is fairly clear to convey the results when we are using function point software metrics. इसी तरह जो project level benchmarking है वो भी हो सकती है, लेकिन उसमें भी एक बहुत important चीज़ जिसको मैं पहले भी जिक्र किया था कि प्रोजेक्ट्स जब आप दो प्रोजेक्ट्स कंपेयर करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस एंड दैट सॉर्ट ऑफ डिफीट्स द पर्पस ऑफ बेंचमार्किंग, क्योंकि इन ऑर्डर फॉर अस टू
compare two things, benchmark two things, we need to have the same sort of species. So we need to compare apples with apples, not apples with oranges. So benchmarking at project levels is a bit difficult than benchmarking at the organization or corporate level. तो जब आप benchmarking करते हैं तो जो important questions हैं for an organization are what are the best in class results. क्योंकि आप जब benchmarking के ऊपर आते हैं तो you would want to climb the ladder in the industry. तो आप वो practices institute करना चाहते हैं जो कि उस organization में नहीं है और उन लीडर्स में है बेस्ट इन क्लास जो आपकी इंडस्ट्री में लीड कर रही हैं. तो डेवलपमेंट कॉस्ट्स उनकी क्यों कम हैं, आपकी क्यों ज़्यादा हैं. तो एनीथिंग दैट रिलेट्स टू द बेस्ट इन क्लास आर मोर इम्पॉर्टेंट. एज आई सेड बिफोर दैट कंपनीज डू वरी अबाउट द एवरेजेस बट दे वरी एंड केयर मोर about the best-in-class practices, the best-in-class methods, the best-in-class processes, and best-in-class organization structures that industry leaders have adopted in their organizations. Similarly, another thing that emerges out of these things is the cost that is involved in moving the SCMMI ladder, क्योंकि you have to not only make the technical and process answer, but you also have to make the financial argument with respect to process improvement. तो आप जब CMMI level 1 से CMMI level 3 पे जाना चाहते हैं let's say, तो you have to say कि जी इसमें इतना खर्च होगा और इतना इसमें वक्त लगेगा. और जो उसके quality argument, qualitative arguments that relate to the improvement in quality and productivity and so forth, वो तो obviously are already reported in software industry. तो अभी हम benchmark studies के नतीजा में जो companies question करती हैं उनसे जो जिन्होंने benchmark studies perform की हैं, comparison studies perform की हैं, उसमें ज़्यादा interest companies का बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुतालिक होता है, ये बेस्ट इन क्लास रिजल्ट्स के मुतालिक होता है. ये रिजल्ट्स सॉफ्टवेयर टूल्स के यूजेज में भी एप्लीकेबल हैं, क्वालिटी लेवल्स के ऊपर भी हैं, प्रोसेसेस के ऊपर भी हैं और बाकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर है कि वो उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनमें क्वालिटी लेवल्स क्या हैं, उनके प्रोसेसेस क्या हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनकी क्या चीज़ें वो यूज़ करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करते हैं जिनसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी लेवल्स को बेहतर कर सकते हैं. एवरेजेस आर आल्सो इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल बट benchmark studies are commissioned by companies with the goal that they want much better than average. So average से बेहतर होने के लिए वो benchmark studies को conduct करते हैं और benchmark studies obviously are expensive. So for benchmark studies to be useful or even for comparisons to be valid, the projects that are compared during the benchmark have to be similar in size and nature. For benchmark purposes, it is not a normal practice to compare unlike software applications, such as comparing the productivity level of a small web applet with the productivity level of a large military software system. So this again has to be conveyed to in a very clear way to the companies. अब मैं आपको एक visual दिखाना चाहता हूँ which captures benchmarking and which gives you an overview of what benchmarking is and what are the issues and what are the aspects of it, and we'll cover that and we'll talk about that visual in quite a bit of detail. अब आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर है, इमेज फिगर है, इसके दो बड़े हिस्से हैं, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा. इन दो चीज़ों को हम बेंचमार्किंग में
मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा में हम साइज़ को देखते हैं, एफर्ट को देखते हैं। इसी तरह हम स्केड्यूल को देखते हैं, स्केड्यूल को मेजर करते हैं। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन को मेजर करते हैं और डिफेक्ट्स को मेजर करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा में हम पर्सनल के बारे में डाटा कलेक्शन करते हैं, प्रोसेसेस के बारे में डाटा कलेक्शन करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में डाटा कलेक्शन करते हैं और एनवायरनमेंट के बारे में डाटा कलेक्शन करते हैं। इन मेजरमेंट्स के बाद क्वांटिटेटिव डाटा हमें प्रोडक्टिविटी रेट्स और क्वालिटी लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और इसको हम कहते हैं असेसिंग कि प्रोडक्टिविटी रेट्स और क्वालिटी लेवल्स जो हैं दे टेल अस where we are, or it tells an organization where that organization is. On the other hand, हमारे पास जो qualitative data इकट्ठा होता है that consists of, जैसे मैंने बताया था और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, personnel की इंफॉर्मेशन है, processes के मुतालिक डाटा है, टेक्नोलॉजी से मुतालिक डाटा है और environment से मुतालिक डाटा है कि इन चीज़ों से आपके पास प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स बनते हैं और डिपार्टमेंट मॉडल्स डेवलप होते हैं। प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स और डिपार्टमेंट मॉडल्स मिलकर ये बताते हैं कि व्हाई यू आर वेयर यू आर। सो दे प्रोवाइड यू विद द लॉजिक एंड रीजंस ऑफ where you are. Where you are आपको कैसे पता लगता है? वो quantitative data से पता लगता है, which result in productivity rates and quality levels. और जैसा मैंने पहले बताया था कि productivity rates में improvement और quality levels में improvement, ये दो reasons हैं why we would want to initiate. First of all, we would want to know where we are, and then we want to improve our productivity rates and quality levels. ये ultimate reasons हैं for any software process improvement initiatives के। और इन दोनों को अगर आप combine करें, यानी कि where you are and why you are को, तो आपके पास एक बेस्ट केस मॉडल्स सिनेरियो बनता है जिसको हम टाइटल कर सकते हैं कि हाउ यू शुड बी। तो जब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेते हैं, बेस्ट प्रोडक्टिविटी रेट्स को लेते हैं, बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी लेवल्स को लेते हैं एंड यू कंबाइन देम विद प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स एंड यू कंपेयर देम एंड डिपार्टमेंट मॉडल्स, सो दैट रिजल्ट्स इन द बेस्ट केस model, how you should be. तो this indicates कि आपकी जो standing है with respect to industry वो सिर्फ किसी एक वजह से बेहतर नहीं हो सकती। It tells you कि सिर्फ quantitative data which includes size, effort, schedule, documentation and defects की removal उससे बेहतर नहीं हो सकती, उन पे फोकस करने से बेहतर नहीं हो सकती, बल्कि आपने पर्सनल, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सब में भी इन्वेस्टमेंट करनी है और इन सब में इन्वेस्ट करें। और इन दोनों क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी प्रोसेसेस में बेहतरी है या आपकी स्टैंडिंग जो है वो इंडस्ट्री वाइड वो कहाँ पर है। तो इस पिक्चर से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो
आपकी वीकनेसेस हैं इंडस्ट्री के लिहाज से, उनको आपने किस तरह इम्प्रूव करना है। तो यही एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फर्स्ट यू हैव द मेजरिंग एक्टिविटी, देन यू हैव द असेसिंग एक्टिविटी, देन यू हैव द इम्प्रूविंग एक्टिविटी। तो जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि बेंचमार्किंग के बाद इम्प्रूविंग की जो एक्टिविटी है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा ऑब्वियस और ज़्यादा क्लियर और अनएम्बिगुअस होता है इन द केस ऑफ बेंचमार्किंग एज कंपेयर टू कंडक्टिंग प्रोसेस असेसमेंट्स। तो आज हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेंचमार्किंग के ऊपर बात की है। To summarize what benchmarking is comparison of an organization's quality levels and productivity rates with respect to that industry। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हमने बेंचमार्किंग के हवाले से मैक्रो इकोनॉमिक बेंचमार्किंग की बात की, फिर इकोनॉमिक बेंचमार्किंग की बात की, कॉर्पोरेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेंचमार्किंग है, ये प्रोजेक्ट लेवल बेंचमार्किंग है। उस हवाले से बेंचमार्किंग इज़ वेरी यूजफुल एक्टिविटी। इट गिव्स यू एन impetus and gives you numeric reasons why you should start a process improvement initiative in your organization. The results of benchmarking are more convincing to the management in starting a process improvement program as compared to assessments। क्योंकि बेंचमार्किंग में आपके पास बड़े क्लियर पोजीशन आती है कि आप एवरेज से इतना नीचे हैं और आपको इंडस्ट्री लीडरशिप एक्वायर करने के लिए या अपनी प्रोडक्टिविटी रेट्स और क्वालिटी लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए इन एरियाज़ में फोकस करना पड़ेगा। और बेंचमार्किंग के अंदर आपको वो रीजंस भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं जिनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कम है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाती है। तो द फोकस ऑफ दोज कंपनीज विच conduct benchmarking or which initiate benchmarking of their processes is always to acquire leadership in that specific industry, और इसीलिए वो best in class practices in terms of processes, in terms of tool suites, in terms of methods वो उसके बारे में जानना चाहती हैं। And there are a number of ways to conduct benchmarking, जिसमें blind studies भी हैं, habit studies भी हैं और open studies भी हैं। तो that concludes our discussion on software process benchmarks। आज हम एक interesting discussion करते हैं on software baselines। A baseline is a milestone in development of software। Process baselines के लिहाज से, software process baselines के लिहाज से benchmarks और baselines collect similar data। Baselines compare a company against its own history for several years in the past। तो benchmarks जो हैं वो एक organization की productivity rates और quality levels को industry के साथ compare करते हैं। On the other hand, baselines compare a company against its own history for several years, or other than that the two approaches collect the same kinds of data। Baselines collect quantitative and qualitative data on a number of important topics, including investments, staffing levels, development schedules, staff efforts, costs, quality and customer satisfaction। अब सॉफ्टवेयर बेसलाइंस कहाँ यूज़ होती हैं, ये एक या क्यों यूज़ की जाती हैं। सॉफ्टवेयर बेसलाइंस आर नॉर्मली यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट्स व्हेन यू आर बिगिनिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। तो एक लिहाज से एक, जैसे मैंने कहा था कि एक माइलस्टोन्स होते हैं, दे आर डन
they are performed as at the starting points of process improvement programs. Accurate baselines provide a firm quantitative basis for productivity, for schedules, for costs, quality, and user satisfaction to judge the rate of improvement. तो उस लिहाज से they are a very useful mechanism by which you can monitor your improvement activities. एक तो ये काम है बेसलाइंस का. एक और कॉमन यूज़ है बेसलाइंस का, और वो ये है कि when outsource agreements include contractual obligations for the vendor to improve quality or productivity, then baselines provide a mechanism to monitor that improvement. क्योंकि आप contractual obligations के मुताबिक जो vendors हैं या outsourced vendors हैं, उनकी progress को with respect to quality or productivity monitor कर सकते हैं. Baselines are technically very challenging and difficult to create with acceptable accuracy. उसकी वजह यह है कि most companies do not routinely collect accurate quality and productivity data, और जब वो data collect नहीं होगा तो फिर आप baseline construct नहीं कर सकते. In fact, most companies don't even collect accurate cost data on how much they spend on software products. So ये वो फैक्टर्स हैं जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि बेसलाइंस का ये हिस्सा होते हैं. बेसलाइंस के अंदर में हम जब बेसलाइन बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट की, तो उसमें इन फैक्टर्स को हमने इनके बारे में हमने डाटा इकट्ठा करना होगा. जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट पार्शली कलेक्ट की जाती है. बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर के जो कॉस्ट आती है उसको कलेक्ट ही नहीं किया जाता. मिसाल के तौर पर अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ओवर टाइम कर रहे हैं और ओवर टाइम अनपेड है, तो उससे रिलेटेड जितनी कॉस्ट है उसको मेजर ही नहीं किया जाता. और इंटरनेशनल कंपैरिजन्स में दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो जैसा मैं बता रहा था कि बेसलाइंस are difficult to construct because you don't have accurate data available. Similarly, another piece of information is the work that clients themselves do during development cycles, or this is related to especially to the outsourcing. And since leakage is very common, initial baselines are often very unrealistic. That means that organizations are not actually collecting accurate data. ये बड़ी unfortunate बात है, but that's what it is. For example, if a software organization's accurate productivity is 5 function points per staff month, but their cost tracking system only captures low-level design, coding, and testing costs, their function point, their productivity can apparently be recorded at or reported to be at 10 function points per staff month. लेकिन जब आप दूसरी एक्टिविटीज़ जिनमें हाई लेवल डिज़ाइन भी शामिल है, जिनमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं, जिनमें यूज़र मैनुअल्स के क्रिएशन और उसको मेंटेन करने का टास्क भी शामिल है, और अदर एसोसिएटेड टास्क्स जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होते हैं, उन सब को इंक्लूड करेंगे एंड यू हैव एन इफेक्टिव एंड एक्यूरेट कॉस्ट ट्रैकिंग सिस्टम, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अपनी एक्यूरेट नंबर पे आ जाएगी, एंड दैट मे बी लोअर देन व्हाट वाज इनिशियली रिपोर्टेड. तो इसी तरह बहुत सारे और टास्क हैं जो कि बड़ी आसानी से मिस हो सकते हैं. उसमें मसलन चेंज कंट्रोल से मुतल्लिक जितना काम है, या डेटाबेस ट्यूनिंग से मुतल्लिक जितना काम है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक जितना काम है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है,
ये दे आर वेरी इजी टू स्लिप थ्रू द क्रैक्स, और ये इनकी जो उनके ऊपर जो कॉस्ट्स आती हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रही होती. तो in order for us to build baselines accurately, we need to stop these leakages and have a very effective cost tracking system to accurately determine the productivity levels and quality levels. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि contribute करती हैं in developing baselines. और baselines जैसे मैंने कहा कि are difficult to accurately build. तो अगर आपने baselines develop करनी है और baselines को use करना है to compare with your past performance, so you should invest in these things which are having a good cost tracking system. So if they have to serve in a contract, then you should invest in these things also. So baselines can be useful, and you need to build reliable baselines in order for both, number one, to compare the performance, productivity, and quality levels of your organization with respect to the historical performances of your organization, and secondly, to determine the productivity rates and quality levels of outsourced software. So that was a small introduction on software process baselines. With that, I take leave of you. Thank you very much.